हाय। ये है 28 ऑफ अगस्त 2020 सेट नंबर 16। ये जो 25 MCQs हैं ये हमें 30 मिनट्स में ही सॉल्व करने का ट्राई करना है सो दैट जब 100 क्वेश्चंस होंगे 120 मिनट्स होंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए रियल एग्जाम टाइम में। सो लेट अस ट्राई 25 MCQs इन 30 मिनट्स। ये पहला सवाल है, रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू of the Central Administrative Tribunal CAT। ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 312A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये आर्टिकल करेक्ट है? इट वॉज सेटअप बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर से ये सेटअप हुआ था। ये सेटअप हुआ था 1985 में। ये सेटअप हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो CAT होता है इसका काम क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं या इनके कुछ इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को ये CAT देखता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ दिस ट्राइब्यूनल। इसका करेक्ट आंसर होगा दिस सी। ये 312A नहीं है, दिस इज़ अबाउट 323A। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है 1985। तो ये क्या हुई, ये एक काइंड ऑफ दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है ये बॉडी। तो इट इज अ काइंड ऑफ दिस स्टैच्यूटरी बॉडी। सो द राइट आंसर इज दिस सी। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, रीड दिस क्वेश्चन, रीड इट क्विकली, कॉम्प्रिहेंशन जल्दी होना चाहिए। ये जो स्टेट है, शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराएगा, एंडाउ करेगा देम विद सच पावर्स as may be necessary to enable them to function as units of self government। विलेजेस जो हैं, पंचायत हैं, वो सेल्फ गवर्नमेंट का एक ये वर्क कर पाएँ, ऐसा हम प्रोविजंस लेके आएंगे। ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हुए हैं। किस पार्ट में दिए हैं? पार्ट 1, पार्ट 4A, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये जो पार्ट है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस तो केवल इन 4 पार्ट से आते हैं। 1, 4A, 3 एंड दिस पार्ट 4। 1, 2, 3 एंड 4। सो द राइट आंसर इज दिस पार्ट 4, मतलब आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा है कि पंचायती राज यहाँ पे होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ क्या लिखा है? नॉट करेक्ट अबाउट दिस CAG ऑफ इंडिया। CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। CAG का फ्रेंड होता है दिस PAC। ये अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अपॉइंटमेंट इनके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इनकी जो सैलरी है, कंडीशंस हैं, सर्विसेज हैं, ये भी डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी। इनको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये रिमूव हो सकते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। ये रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ये 5 नहीं होता है, ये होता है 6। सेकेंड, ये डिटरमाइन बाय प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट होता है। ये एज 60 नहीं होता है, 65, 60 नहीं होता है ये। देन ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। नहीं, प्रेसिडेंट अपने आप उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं, इनके लिए एक प्रॉपर दिस प्रोसेस है। पार्लियामेंट, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड दिस भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ऑडिट करते हैं, इसके लिए मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये भी गलत, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां हमें करना है मैच द फॉलोइंग। लुक, हमने ये जो बजट पढ़ते हैं इसमें हमें पैसे की काम होता है। इसमें एक टोकन ग्रांट होती है, ये टाइप्स ऑफ ग्रांट है। एक्सेप्शनल ग्रांट होती है, वोट ऑफ क्रेडिट होता है, और एक्सेस ग्रांट होती है। इन सब के मीनिंग्स यू शुड नो। तो टोकन ग्रांट क्या होती है? सी। एक्सेप्शनल, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेस। अब हमें पता है टोकन ग्रांट क्या होता है। टोकन मतलब आपने एक्चुअल डील नहीं हो रहा है, पैसा यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो वो एक टोकन हो गया, और ये आप फिर रीअप्रोप्रिएशन हो जाएगा किसी दूसरे फंड में। तो यहाँ 5th में लिखा है, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन फंड टू मीट
प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, मतलब यहाँ का पैसा टोकन से आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये टोकन ग्रांट कहलाएगी। सो फर्स्ट का क्या होगा, दिस 5 होगा, मतलब बी हो सकता है, डी हो सकता है, ए इज रॉन्ग एंड दिस सी इज ऑल्सो रॉन्ग, इधर बी और डी। ओके, देन अब हम आगे देखते हैं, एक्सेप्शनल है, वोट ऑफ क्रेडिट है, एक्सेस ग्रांट है। वोट ऑफ क्रेडिट भी हमें पता है, वोट ऑफ क्रेडिट मतलब होता है कि आपको डिटेल्स नहीं है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, हुज डिटेल्स कैन नॉट बी स्टेटेड। सो सी का हो जाएगा दिस 1, सी का होगा दिस 1 और ए का है 5, सो 5 1 दोनों जगह है दिस। अब थर्ड देखते हैं, दैट इज दिस एक्सेप्शनल ग्रांट। तो अब यहाँ पे है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब ये करंट सर्विस का कोई पार्ट नहीं है, इट फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विसेज ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का ये पार्ट नहीं है। एंड देन एक्सेस ग्रांट हो जाएगा, मतलब वो एक्सेस में है कुछ, मतलब वो वोट होगा लोकसभा में आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो इसका राइट आंसर होगा दिस बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। दिस इज 5, देन दिस इज 4, vote of credit is unexpected and excess grant is this D. So this is 5 4 1 and 3, B is the right answer. So this is question number 4. ये question number 5 है। अभी हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स में जो पंचायती राज हमने शुरू में देखा, इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए लगता है पैसा। पैसा मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ट्राइब्स के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, सो दैट इज वाई उनको कुछ स्पेशल फीचर्स दिए जाएंगे, पंचायत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में मॉडिफिकेशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एट इट्स ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। पर्पस होता है ये थोड़ा ब्रॉडन हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज स्पेसिफिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिस सी। ऑटोनॉमस रीजन की बात नहीं है ट्राइबल एरियाज में, ऑटोनॉमस रीजन के लिए ऑलरेडी हमारे पास 6th शेड्यूल है, सो दिस इज नॉट राइट। नॉट आइडेंटिफाइड लिखा है, तो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, दिस इज सी। Not identified as its objective, this is not identified as its objective, this is there, this is there, this is there, but this is not there, so the right answer is this C. तो ये पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस लुक एट हिस्ट्री। ये पहला सवाल है, रीड दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड इनकी लाइफ, इनका वर्क, प्रिपेयर अ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई यील्डिंग एरिया है दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। Which one of the following organization and newspaper is associated with महात्मा गांधी's struggle in South Africa? महात्मा गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर ये इंडिया में आए थे, फिर वो प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। तो स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में था, वहाँ नटाल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन मिरर पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया, पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक्टिव नहीं पैसिव। तो करेक्ट कोड क्या होगा इनमें से? सी। इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, इंडियन मिरर नहीं है, इंडियन मिरर इज नॉट बाय गांधी जी, इंडियन ओपिनियन एंड पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, सो द राइट आंसर इज दिस ए। जो इंडियन मिरर है बाय दिस टैगोर, नॉट बाय गांधी जी, सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1 3 एंड 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ज्ञानपथ अवार्ड है। ये अवार्ड काफ़ी फेमस होते हैं, ये लिटरेसी के लिए, लिटरेरी जो होती है, लिटरेरी वर्क में होता है, वहाँ पे उसके ऑनर के लिए ये दिए जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ये बेस्टोड ओनली है बाय इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस, जो इंक्लूडेड होगी 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी, मतलब इंडियन राइटर्स, इंडियन लैंग्वेज, 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश। ये पॉस्ट्यूमसली भी दिए जा सकते हैं। लिटरेसी वर्क जो है कन्नड़ लैंग्वेज में, इसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड में, तो ये यूजुअली दिए जाते हैं पॉस्ट्यूमसली। ये स्टेटमेंट है, दिस इज 3rd एंड दिस इज 1st। करेक्ट क्या है इसमें से? सो द करेक्ट इज दिस ए। ये 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश है, दैट इज ट्रू। ये पॉस्ट्यूमसली नहीं दिए जाते हैं जनरली,
लिटरेरी वर्क कन्नड़ नहीं होगा, लिटरेरी वर्क होगा हिंदी। हिंदी को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड। सो दिस इज करेक्ट इज दिस ए, वन ओनली। देन ये है नंबर 8। हमने अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा, आर्ट पढ़ा क्लास 11th, तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वहाँ ये सारे टर्म्स हमने देखे थे, रेखापीड़ा, पिडाड्यूल और खाकरा। ये जो वर्ड हैं, आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, ये किस टाइप ऑफ टेम्पल्स में दिखते हैं? तमिलनाडु में, असम में, उड़ीसा में या फिर गुजरात में? सो द राइट आंसर इज दिस उड़ीसा। उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर ये फीचर्स दिखते हैं। बताइए उड़ीसा के टेम्पल नगारा स्टाइल के होंगे या फिर द्रविड़ा स्टाइल के होंगे? सो दिस इज, ये वर्ड्स हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो हमें दिखेंगे उड़ीसा में। सो दिस इज नंबर 8। ये नंबर 9 है। एक और वर्ड होता है दिस घटिका। ये काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, काफ़ी कॉमन है ये घटिका। व्हाट डज इट मीन बाय घटिका? ये 7th और 8th सेंचुरीज में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था। तो ये गार्ड्स होते हैं रिलीजियस श्राइन्स के लिए। ये टाइम कीपिंग डिवाइसेस होती है, हमने देखा था एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल, केप्ट एट एस्ट्रोनॉमिकल हाउसेज में। ये रॉयल डिक्री है पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, एक फरमान टाइप। ये कॉलेजेस हैं अटैच्ड टू द टेम्पल, मतलब कुछ ज्ञान का यहाँ पे है, दिस स्कूल्स एंड कॉलेजेस टाइप ऑफ थिंग है। तो दिट इज घटिका। द राइट आंसर इज दिस डी। यस, ये होते थे घटिका। जैसे हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था, घड़ा होता है दिस, तो ये नॉलेज के दिस सेंटर होते थे, घटिका जिन्हें बोलते थे। द राइट आंसर इज डी। ये है दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, वॉज अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर बाय पश्तून इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे ये हुआ था। ओके। सेकेंड, अंबेडकर जी ने कॉइन किया था हरिजन वर्ड टू एड्रेस द डिप्रेस्ड क्लास। आंसर बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। सो वन ओनली, टू, बोथ और नीदर। सो द राइट आंसर इज दिस डी। डी मीन्स नीदर वन नॉर टू। खुदाई खिदमतगार इज ट्रू, स्ट्रगल हुआ ब्रिटिश एम्पायर पश्तून इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बट ये वायलेंट स्ट्रगल नहीं था, ये वायलेंट नहीं था, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अंबेडकर जी ने टर्म कॉइन नहीं किया था, ये टर्म कॉइन किया था महात्मा गांधी जी ने। सो द राइट आंसर इज दिस डी। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो टर्म है ये एसोसिएटेड है विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? सॉइल इरोजन, टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें से सेलेक्ट करना है, आंसर कोड करेक्ट क्या होगा? 1, 2, 2 ओनली, 1 and 3 या 1, 2 and 3? ये सवाल आई थिंक 2014 में आया था। इस सवाल में हमें ये लर्निंग सीखने को मिलती है कि जब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, इस सवाल में मैंने क्या किया, मुझे ये लगा टेरेस कल्टीवेशन है तो एसोसिएटेड है, तो टेरेस कल्टीवेशन सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के लिए तो होता है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आई मार्क दिस डी। डिफॉरेस्टेशन भी इन अ वे लिंक्ड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ज़्यादा बारिश होगा तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, तो इन अ वे दिस इज ऑल्सो लिंक्ड। बट जो लर्निंग है वो ये है कि हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखना है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट सोचना चाहिए। सो द राइट आंसर इज दिस बी ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दिस 2 ओनली। ऑल्दो आई क्वालिफाइड इजीली, बट इस एसोसिएटेड वर्ड के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हुआ। तो ये एसोसिएटेड है, यहाँ पे लिखा है, जो थीम है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस पर ध्यान देना है हमें। ज़्यादा हमें उसको नहीं, लेटरल थिंकिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें देखना होता है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यू हैव टू थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पूछा था सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के लिए क्या होगा, तो दैट इज दिस डिफॉरेस्टेशन। रीजन पूछा था यहाँ पे कि क्या रीजन है, तो ये डिफॉरेस्टेशन इज द रीजन, तो बी ओनली इसका राइट आंसर है, 2 ओनली। सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन। ये है दिस मोलासिस बेसिन, ये काफ़ी न्यूज़ में होता है। ये किस स्टेट में मिलता है? ये फाइन सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, मोलासिस जो होता है। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दिस सी, मिजोरम में है ये मोलासिस बेसिन। ये फॉलोइंग रीजन यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, मिजोरम में। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन वाटर। वाटर में क्या होता है? सैलिनिटी होती है। ओशन वाटर सैलाइन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल है। सैलिनिटी हाई है लैंडलॉक्ड रीजन्स में कंपेयर टू एस्चुरी, जैसे मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे लैंडलॉक्ड सी है, सैलिनिटी हाई होगा। एस्चुरी में फ्रेश वाटर आ रहा है तो सैलिनिटी इतना ज़्यादा नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रेश वाटर आ रहा है तो इधर नर्मदा एंड ऑल यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा एस्चुरी के माउथ में, एस्चुरी के नियर बाय। सैलिनिटी का वेरिएशन होता है पैसिफिक ओशन में मेनली ड्यू टू शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट। पैसिफिक बिगेस्ट ओशन तो सैलिनिटी वेरी होगा। हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई एवोपरेशन। ये है 0 to 10 डिग्री, हाई डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर एंड एवोपरेशन है तो सैलिनिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी। अब ये जो सवाल है ना ये गलत है। ये इसलिए गलत है बिकॉज इस एरिया में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, फ्रेश वाटर आएगा तो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज दिस ए 1 and 2। ये है क्वेश्चन नंबर 14। मैच द फॉलोइंग है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स, एक्सेलेंट बुक। एंडोजेनेटिक मतलब जो इनसाइड द अर्थ है, एक्सो मीन्स बाहर। जियोसिंक्लाइन जैसे हिमालय बना था, दिस शैलो दिस नैरो वाटर बॉडी। वेदरिंग का मतलब होता है मौसम के कारण कुछ टूट फूट होना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब ऐसे मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज होंगी, दिस एंडोजेनेटिक फोर्सेज से बनेगा दिस माउंटेन। ओरो मतलब माउंटेन होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ओरोजेनेसिस मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस। जियोसिंक्लाइन जैसे हिमालय भी बना था, दिस जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन का एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जियोसिंक्लाइन दिस मेडिटेरेनियन, बीच में ऐसे ट्रैप्ड है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। वेदरिंग जो होगा, वेदरिंग क्या होगा? दिस एक्सफोलिएशन, मतलब ऊपर की जो चट्टान है इसकी परत दिस टूट जाती है, एक्सफोलिएशन होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब होगा दिस लॉरेशिया। ओके, एक बड़ा सा था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दिस लॉरेशिया। सो द राइट आंसर इज दिस सी, 14 सी। ये आते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप। इसमें पहला है स्टेटमेंट कि व्हेन द सन इज ओवरहेड ऑन अ क्लियर स्काई, सन ऊपर ओवरहेड है, क्लियर स्काई है, वन कैन सी ब्लू स्काई इन ऑल डायरेक्शन, तो स्काई क्लियर दिखेगा, ब्लू दिखेगा। इसका रीजन क्या है? इस स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका रीजन क्या है? द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आर स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली देन शॉर्ट वेवलेंथ। मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ है लाइट की, विजिबल लाइट विबग्योर, ये स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली होगी देन शॉर्ट वेवलेंथ। अब हमें पता है दिस रेले 1/λ⁴ जो स्कैटरिंग का प्रिंसिपल होता है। तो द राइट आंसर इज दिस सी, मतलब ये करेक्ट है। जब सन ओवरहेड होगा तो ब्लू स्काई हमें यहाँ पे दिखेगा इन ऑल डायरेक्शन। विबग्योर होता है दिस, ये रेड यहाँ पे होता है, तो रेड दैट इज वाई स्काई हमें कब ज़्यादा दिखता है? जब हमें मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे, जब सनसेट और सनराइज है तो रेडिश उस टाइम पे ये ज़्यादा दिखता है स्काई का कलर। वाई? बिकॉज इनका वेवलेंथ डिफरेंट होता है और दैट इज वाई स्कैटर डिफरेंट होगा ये विबग्योर का पैटर्न। तो ये गलत है। लॉन्गर वेवलेंथ जो होगा वो स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली नहीं होगा देन शॉर्टर वेवलेंथ। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये है नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज शक्तिकांता दास साहब ने न्यूज़पेपर में कहा है कि आरबीआई के पास अभी बहुत सारे वेपन्स हैं, आरबीआई इज देयर, डू नॉट वरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बना था, सेटअप हुआ था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस हिल्टन यंग कमीशन। इज दिस ट्रू? ये नंबर 2 अज्यूम इट। नंबर 2 परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन भी करता है फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। तो यस, सरकार का भी बैंकर होता है ये आरबीआई। नंबर 3 ये मैनेज करता है दिस फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का करता था। इशूज एंड एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रॉय करता है करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, मतलब मनी मैनेजमेंट भी कर रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये सब करेक्ट है। आरबीआई के ये सारे फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर कि क्या क्या रूल्स एंड फंक्शंस होते हैं आरबीआई के। हाई यील्डिंग एरिया, ये नंबर 17 है। इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को? सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर वर्किंग बट नॉट एबल टू जनरेट एनी इनकम, मतलब वो वर्क तो कर रहे हैं बट इनकम नहीं हो रही है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट है? सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस बट वो जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब दे वॉन्ट टू वर्क बट दे आर अवेलेबल इन वर्क फोर्स बट दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। सो ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट है? सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट लार्जली फेल्ड हुआ टू क्रिएट गुड जॉब्स इन द मार्केट, गवर्नमेंट का फेलियर। सो द राइट आंसर इज दिस बी।
You want to work but you are not getting work, then this is called unemployment. But if you are not available, you do not want to work, worकफोर्स में नहीं हो, तो वो unemployed नहीं कहलाता है फिर को. So the right answer is this B. नंबर 18, ये दो वर्ड अभी बहुत न्यूज़ में है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और इम्पोर्ट कवर. तो जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, मतलब जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे थे, अभी हमने 101 लिस्ट भी बनाया नेगेटिव. सो ये जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, मतलब जो इम्पोर्ट है उसको हमने सब्सटीट्यूट किया है समथिंग एल्स से. तो ये एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है. इसका उद्देश्य होता है रिप्लेस करें इम्पोर्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, सब्सटीट्यूट करें इम्पोर्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से. इम्पोर्ट कवर होता है, मतलब आपने कवर कर रखा है, हम बोलते हैं इंश्योरेंस कवर है. नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय अ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व, मतलब हम कवर्ड है एटलीस्ट साल भर के लिए, हमारे पास पैसा है, वी कैन पे, जो भी हमें चाहिए वी कैन ब्रिंग. तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स ये दोनों हैं. द राइट आंसर इज दिस सी, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये 19th है. सर्विस सेक्टर का आज फिर हमने पेपर में देखा वर्स्ट हिट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो इनमें से क्या पार्ट नहीं है सर्विस सेक्टर इन इंडिया का? सर्विस सेक्टर 1991 एलपीजी रैपिड ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट्स एंड इंटरनेट. इसमें से जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम सर्विस में नहीं इंक्लूड करते हैं. कंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो द राइट आंसर इज दिस बी. Which of the following has not been a component of the agriculture strategy that brought about the green revolution? Green revolution is again very important because एक टाइम था हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थे, फूड के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था यूएस एंड ऑल. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी किया? क्लास 11th एनसीईआरटी. ग्रेटर इंटेंसिटी दिया क्रॉपिंग को, क्रॉपिंग ज़्यादा इंटेंसिव होनी चाहिए, बेनिफिशियल यूजफुल होनी चाहिए. मैक्सिमम प्राइसेस गारंटी कर दिया. न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज किया हमने. पैकेज ऑफ इनपुट्स भी हम लेके आए ताकि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. तो यहाँ क्या पूछा है? नॉट बीन अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी. तो द राइट आंसर इज दिस बी. गारंटेड मैक्सिमम प्राइस नहीं था, इसका कोई यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. दिस इज देयर एंड दिस इज देयर. अब आता है करंट अफेयर. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एवरीडे न्यूज़ में आता है एनजीटी कैन बी हियर केसेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो ये भी क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल होते हैं. ट्राइब्यूनल कोर्ट्स होती हैं बट वो पर्टिकुलर वर्क के लिए होती है. जैसे शुरू में हमने देखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये है दिस ग्रीन ट्राइब्यूनल एनवायरमेंटल रिलेटेड. सो फर्स्ट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974. पॉल्यूशन देयर है, कंट्रोल करना है, तो ये तो होना ही चाहिए. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एनवायरमेंटल रिलेटेड काम है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगेन एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड चीज़ है. तो द करेक्ट आंसर इज दिस ए. 1, 2 एंड 3. ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये एम्बिट में नहीं आता है एनजीटी के. सो द राइट आंसर इज दिस 1 ए. 1, 2, 3. ओके, ये अब नेक्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. यमुना का पॉल्यूशन है, इस पे भी न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल अभी आया था. दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट था बट उसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे थे इस यमुना पॉल्यूशन को दूर करने के लिए. एक टर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कॉमनली यूज होता है. ये क्या बताता है? केमिकल ऑक्सीजन कितना डिमांड हमें चाहिए होगा. मेजर करता है ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, बिल्कुल भी नहीं. कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज बोगस. Amount of oxygen used in an oxygenation process, very generalist, bogus answer, bogus statement. So the right statement is this C. Oxygen required to decompose organic constituents. रिवर में पॉल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो उनको डिकम्पोज करना ज़रूरी होता है. ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी होती है टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं वेस्ट वाटर में. सो द राइट आंसर इज दिस सी, दैट इज कॉल्ड दिस COD. एक और टर्म होता है BOD, यू शुड नो द मीनिंग, COD एंड BOD. ये बात करते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, IFC. ये एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है IMF. ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम हुए थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इनका रेलेवेंस अभी कम होता जा रहा है, इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी आ गए, बट अगेन दे आर, अभी इनका काफ़ी वेट है. तो ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है IMF की. ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट होता है जो फोकस करता है एक्सक्लूसिवली, वर्ड क्या है? एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर में इन डेवलपिंग, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प के लिए है ये. इसका जो गोल होता है वो होता है इंक्रीज करे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी, इंप्रूव करे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन.
आई वाज सीविंग बहुत सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा था, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो कभी भी नलीफाई करना डिफिकल्ट है, ये नेगेटिव नहीं होते हैं। इट्स गोल्स आर टू इंक्रीज सस्टेनेबल, जैसे अभी एक डेजर्टिफिकेशन का भी एक सवाल देखा मैंने, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो रहा है। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज ट्रू। ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो 2 और 3 तो करेक्ट है, बट ये IMF नहीं है, ये जो है ये वर्ल्ड बैंक का है, सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट स्टेटमेंट इज दिस C, 2 और 3, दिस एंड दिस। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो इनको भी पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे आप बताइए सिविल सर्वेंट्स को ये सारे पुरस्कार मिल सकते हैं क्या, जैसे पद्मश्री हुआ या ये सारे जो पुरस्कार हैं वर्क के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राइम मिनिस्टर का एक सेपरेट अवार्ड है एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर अभी सब यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ये किस के साथ करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस, माइनॉरिटी राइट डे, एकता दिवस या मार्टर डे। जहाँ भी सिविल सर्वेंट है वहाँ पे एकता दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी, तो दस आंसर इज दिस C, एकता दिवस। ये वर्ड अभी न्यूज़ में आया था, नुआखाई जुहर। नुआखाई जुहर नया फेस्टिवल है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, रेफर टू विच फील्ड। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे होते हैं हार्वेस्ट रिलेटेड। जब फसल आएगी पैसा आएगा, फेस्टिवल होगा, फसल नहीं आएगी पैसा नहीं आएगा, फेस्टिवल नहीं होगा। तो सारे फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्ट में। हार्वेस्ट सीजन जब आता है तो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह हार्वेस्ट में ये फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये स्टेट फेस्टिवल है उड़ीसा का, ये सिंपली एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ये मार्शल आर्ट है या ये ट्राइबल का फेस्टिवल है। सो द राइट आंसर इज दिस B, ये एग्रीकल्चर है, स्पेसिफिक ओडिशा नहीं है, ये पूरे इस जोन में होता है। यहाँ पे राइस पैडी जब नया क्रॉप आता है तो ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो दिस इज प्रोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। सो दिस इज क्वेश्चन 25, नुआखाई जोहर, दिस इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ये जो अवार्ड मिलेगा ये मिलता है एकता दिवस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज अबाउट IFC, IFC IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। देन ये COD होता है, BOD का मीनिंग भी यू शुड नो। दिस इज अबाउट ग्रीन ट्राइब्यूनल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंक्लूडेड नहीं है। और ये है अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन में, प्राइस से रिलेटेड नहीं था, दिस वाज अबाउट दिस एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये दिस सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देन ये इसमें करेक्ट बताया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इंपोर्ट कवर। ये है अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। This is about Reserve Bank of India, extremely important for all exams, Reserve Bank of India. Then ये assertion and reason है, this is about match the following, geography की processes। ये है distribution of salinity, 0 to 10 में नहीं होता है, ये usually जो landlocked है या फिर जहाँ पे नया fresh water नहीं आ रहा है वहाँ salinity ज़्यादा होगा। ये molasses basin है, this is about this cultivation। क्वेश्चन हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, पूछा क्या गया है वहाँ पे। दिस फर्स्ट जो लाइन होती है ना ये सेट करती है कि इनमें से क्या करेक्ट होगा, तो ऑलवेज रीड दिस ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट में। देन दिस इज अबाउट हिस्ट्री, ये खुदाई खिदमतगार घटिका कॉलेजेस होते हैं। दिस इज टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लास 11th NCERT जो है एक्सट्रीमली गुड बुक है, रीड इट 2-3 टाइम्स, हर क्वेश्चन सवाल होगा दिस आर्ट एंड कल्चर का, दिस इज सो गुड। ये है दिस अबाउट दिस ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये है दिस महात्मा गांधी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पेसा। और ये था आपका टाइप ऑफ ग्रांट्स, दिस इज अबाउट CAG, और ये है विलेज पंचायत, आर्टिकल 4 पार्ट 40, आर्टिकल 40, एंड दिस इज CAT 323A। So this is 28th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.